नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार पर, जिसमें हम लोग पहला मौलिक अधिकार समानता के अधिकार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 को डिस्कस किए थे पूरे डिटेल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। हमारा आज का अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। दोस्तों, अनुच्छेद 16 जो है यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में कुल 6 अनुच्छेद हैं। वैसे तो कुल 8 अनुच्छेद हैं, लेकिन जो मेन अनुच्छेद 6 है, क्योंकि 16(4)A और 16(4)B भी इसी में है। तो वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 16(1). अनुच्छेद 16(1) कहता है सभी नागरिकों, किसे? सभी नागरिकों को लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब होता है दोस्तों पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकारी नौकरियां, जो सरकार के द्वारा नौकरियां दी जाती है उसे कहते हैं लोक नियोजन। प्राप्त करने का समान अवसर होगा। यानी कि अनुच्छेद 16(1) कहता है कि सभी नागरिकों को लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का समान अवसर होगा। यानी क्या सभी को समान अवसर मिलेंगे सरकारी नौकरियां प्राप्त करने की। यह बात कहता है अनुच्छेद 16(1). फिर क्या कहता है अनुच्छेद 16(2)? अनुच्छेद 16(2) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ, अनुच्छेद 16(2) में उल्लेखित है कि राज्य सभी नागरिक के साथ लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान तथा निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि अनुच्छेद 16(1) में कहता है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का समान अवसर होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि सभी नागरिकों को लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में धर्म और मूल वंश, यानी कि उसका मूल वंश क्या है, वो मेनली मतलब किस वंश का है, मूल वंश, और वह किस जाति का है, किस लिंग का, यानी कि स्त्री है कि पुरुष है, उद्भव यानी कि उसका उद्भव, जन्म स्थान यानी कि जन्म स्थान, और निवास स्थान। दोस्तों, जन्म स्थान और निवास स्थान में अंतर होता है। जन्म स्थान वह होता है जहां पर इंसान पैदा होता है, और निवास स्थान वह होता है जहां पर वह रहता है। जन्म स्थान और निवास स्थान एक हो सकते हैं। क्या करें? अनुच्छेद 16 कहता कि इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करे। कौन? राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य क्या शब्द चीज होता है, इसको हम लोग पिछले वीडियो में अनुच्छेद 12 में एकदम डिटेल में डिस्कस किए हैं कि राज्य शब्द का मतलब क्या होता है और विधि शब्द का क्या मतलब होता है। फिर अनुच्छेद 16(3) कहता है कि संसद विधि बनाकर, क्या विधि यानी कि कानून बनाकर, निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकते हैं। यानी कि अगर संसद चाहे तो विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर क्या प्राथमिकता दे सकता है कि यह राज्य क्या पिछड़ा हुआ है, यह स्थान क्या पिछड़ा हुआ है। तो ऐसा भी होता है ना कि किसी चीज के मतलब जनरल का हाइट इतना है और किसी खास एरिया का हाइट क्या होता है, कम होता है। जब पूर्वोत्तर में देख लिया जाए, वहां के लोगों को हाइटेज होती है थोड़ा इस तरफ के लोगों से कम होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब कि संसद विधि बनाकर क्या सकता है, प्राथमिकता दे सकता है, या किसी प्रकार से नौकरियों में और आरक्षण दे सकता है। यह कहता है अनुच्छेद 16(3). हम लोग कितने पढ़े? 3। पहला 16(1) कहता है कि राज्य सभी को लोक नियोजन में, मतलब लोक नियोजन सरकारी नौकरी पाने में कोई मतलब सभी को क्या समान अवसर होगा, यानी कि क्या सब लोग समान रूप सरकारी नौकरी पा सकते हैं।
फिर 2 कहता है कि नागरिकों के साथ, यानी कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ लोक नियोजन में, यानी कि सरकारी नौकरी में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान तथा निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फिर अनुच्छेद 16(3) कहता है कि संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकता है। फिर अनुच्छेद 16(4) कहता है समाज के पिछड़े हुए नागरिकों के लिए जिनका सेवाओं में, यानी कि नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। यानी कि ऐसे लोग जिनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि ऐसे समाज के लोग जो क्या सरकारी नौकरियों में उनका क्या ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं, उनके ज्यादा लोग उस समाज से नहीं है, जैसे SC ST हो गया, OBC, क्या उस समाज से ज्यादा लोग नहीं है, तो राज्य उन्हें क्या कर सकते आरक्षण दे सकता है। दोस्तों आरक्षण SC और ST को संविधान के लागू होते ही मिल गया था, लेकिन OBC को मंडल कमीशन के सिफारिश पर आरक्षण दिया गया था। और ऐसी में अनुच्छेद एक है 16(a). अनुच्छेद 16(a) कहता है कि क्रीमी लेयर में क्या आरक्षण दिया जा सकता है, यानी कि प्रमोशन में, यानी जैसे कि SC के लोग है क्या जल्दी प्रमोट के ऊपर चले जाएंगे, ST के लोग जल्दी प्रमोट के ऊपर चलेंगे, ये क्या होता है क्रीमी लेयर। और अनुच्छेद 16(4)(b) कहता है कि बैकलॉग की भर्तियां करते समय 50% जो आरक्षण का सीमा था उस समय 50% आरक्षण की सीमा को पार किया जा सकता है। बैकलॉग की भर्तियों से मतलब होता है ऐसे भर्तियां जो मतलब जैसे कि कोई भर्ती आई वह पूरी भरी नहीं जा सकी, यानी कि 50,000 वैकेंसी थी, मान लो 40,000 ही उसको क्या भरा गया था और बाकी 10,000 बचा, वह होता है बैकलॉग भर्तियां होती हैं। तो उसको भरते समय आरक्षण की जो सीमा है 50%, उससे पार किया जा सकता है। वर्तमान समय में आरक्षण की सीमा क्या है 50% से अधिक ही है, जब से EWS आया 10%। फिर अनुच्छेद 16(5) कहता है कुछ धार्मिक संस्थाओं में विशेष वर्ग के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं तो क्या उसमें किसी विशेष वर्ग के व्यक्ति को क्या नियुक्त किया जा सकता है, जैसे मस्जिद है तो मस्जिद में तो पंडित जी को नियुक्त नहीं करेंगे, चर्च है तो मौलवी साहब को नियुक्त नहीं करेंगे, तो क्या अपने अपने जो मतलब हैं विशेष जो चीजें हैं विशेष वर्ग के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है धार्मिक संस्थाओं में। यह कहता अनुच्छेद 16(5) कहता कि कुछ धार्मिक संस्थाओं में विशेष वर्ग के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 16(6) कहता है समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए सेवाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 16(6) को 103वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2019 में जोड़ा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का व्यवस्था की जाती है। यह कहता है अनुच्छेद 16(6). तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं अनुच्छेद 16 को। अनुच्छेद 16 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में कुल 6 अनुच्छेद हैं, वैसे अनुच्छेद 16 4(a) और 4(b) है, लेकिन वैसे 6 अनुच्छेद हैं। 16(1) कहता है कि राज्य किसी भी 16(1) कहता है कि सभी नागरिकों को लोक नियोजन, यानी कि 16(1) कहता है कि सभी नागरिकों को लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों को पाने का समान अवसर होगा, यानी क्या सभी लोग सरकारी नौकरियों को पाने का एक समान अवसर होगा। 16(2) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान तथा निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा।
फिर अनुच्छेद 16(3) कहता है संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर भेदभाव यानी कि भेदभाव नहीं यानी कि क्या निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकती है। यानी कि किसी विशेष वर्ग को विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में कानून बनाकर उन्हें प्राथमिकता दे सकती है। यह कहता है अनुच्छेद 16(3). अनुच्छेद 16(4) कहता है समाज के पिछड़े हुए नागरिकों के लिए अनुच्छेद 16(4) कहता है समाज के पिछड़े हुए नागरिकों के लिए जिनका लोक नियोजन यानी कि जिनका सेवाओं में यानी कि नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। एससी और एसटी को संविधान लागू होते ही आरक्षण दे दिया गया था। ओबीसी को मंडल आयोग की सिफारिश पर 27% आरक्षण विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार में दिया गया था। यह कहता है अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(5) कहता है कुछ धार्मिक संस्थाओं में विशेष वर्ग के व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। फिर कहता है अनुच्छेद 16(6) अनुच्छेद 16(6) को वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। यह था अनुच्छेद 16। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 17 और 18 के बारे में। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 17 और 18 क्या कहते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत पर रोक लगाता है। जैसे दोस्तों पहले प्रचलित था कि छुआछूत यानी कि कोई छोटे जात के लोग बड़े जात के लोगों को छू नहीं सकते, उनके ना किसी बिस्तर को छू सकते हैं ना उनके खटिया को छू सकते हैं। तो अनुच्छेद 17 इसी भेदभाव को समाप्त करता है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होगा, यानी क्या राज्य अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत पर रोक लगाएगी। यह कहता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत पर रोक लगाई गई है। एस के महाजन एक बहुत महत्वपूर्ण केस है। इससे एस के महाजन बनाम महाराष्ट्र एक 2018 में मामला था। एस के महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य जो छुआछूत से संबंधित है। किससे संबंधित है? छुआछूत से संबंधित है। एस के महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य वाला केस। अब कहता है छुआछूत 18 के द्वारा ही SC/ST निवारण अधिनियम भी बना गया जो 1989 का था। यह भी छुआछूत के आधार पर ही अनुच्छेद 17 के आधार पर ही बनाया गया था। यानी कि SC/ST से संबंधित जितने भी अनुच्छेद बने हुए हैं छुआछूत या उत्पीड़न से लेकर वह अनुच्छेद 17 से ही बनाया गया है। अब अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 दोस्तों उपाधियों का अंत करता है। उपाधि जैसे कि पहले अंग्रेज थे, किसी को सर की उपाधि देते थे जैसे सर रविंद्रनाथ टैगोर। ये सब क्या उपाधियां हैं। किसी को कोई अपने नाम के आगे कुंवर लगाता था, कोई महाराज लगाता था। ये सब क्या है? उपाधियां हैं। अनुच्छेद 18 इन्हीं उपाधियों का अंत करता है। कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई विशेष शब्द नहीं जोड़ सकता। जैसे कि महाराज पहले लिखते थे महाराज, ये भी क्या था? अब इसे नहीं लिख सकते हैं। सर लगाते थे नाम के आगे, ये भी अब नहीं लगा सकते हैं। ये सब क्या होता है? उपाधियों का अंत करते हैं। जब कुंवर सिंह लगाते थे, बहुत लगाते हैं कुंवर सिंह ये वो, तो ये भी क्या होता है? नाम के आगे नहीं जोड़ सकते हैं। ये सब उपाधियां थी, इसलिए इसको हटाया गया था कि समाज में सभी व्यक्ति का नाम एक समान रह सके और समाज में किसी को विशेष दर्जा यानी कि वीवीआईपी का दर्जा ना मिल सके। सभी व्यक्ति एक समान रहें और कोई ऊंच और नीच ना रहे। तो इसीलिए अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का पर रोक लगाई गई, यानी कि इस उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब हम लोग इसमें समझते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं। अनुच्छेद 18 एक कहता है राज्य क्या? राज्य यानी कि सरकार जो है सेना या विद्या संबंधी उपाधि के अलावा और कोई उपाधि नहीं देगा।
दोस्तों जैसे आज भी सेना में लगाते हैं मेजर, कर्नल, अलग अलग चीजों से क्या अपना उपाधि लगाते हैं। तो राज्य सेना और विद्या संबंधी एजुकेशन संबंधी उपाधियों के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। जो एजुकेशन में देख लो, जो पीएचडी कर लेते हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, जो एमबीबीएस कर लेते हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, जो बीटेक या एमटेक कर लेते हैं वो अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाते हैं। ये सब क्या है? ये सब उपाधियां हैं, शिक्षा संबंधी उपाधियां हैं। तो केवल देश में दो ही तरीकों से उपाधियां दी जा सकती हैं, पहला है सेना संबंधी और दूसरा है शिक्षा संबंधी। सेना में लोग परमवीर नाम लगाते हैं, महावीर, ये सब क्या है? जो सेना संबंधी उपाधियां हैं, परमवीर चक्र विजेता, ये सब क्या है? सेना संबंधी उपाधियां हैं। और डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब है विद्या संबंधी उपाधियां। इनके अलावा राज्य और कोई उपाधि नहीं देगा, यह बात कहता है अनुच्छेद 18(1). अनुच्छेद 18(2) कहता है भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य यानी विदेशी देश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि जो भारत का नागरिक है वह विदेशी देश से भी कोई उपाधि नहीं ले सकता है। जैसे अलग अलग देशों के हैं तो क्या उपाधियां लेते हैं, लेकिन कोई उपाधि विदेशी उपाधि नहीं ले सकता है। यह कहता है अनुच्छेद 18(2) कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। सम्मान ले सकता है, उपाधि नहीं ले सकता है कि अपने नाम के आगे जोड़ ले। बहुत से व्यक्ति को विदेशी राज्यों से सम्मान मिले हैं। जब मोदी जी के जाते हैं हर देश में लगभग वहां सम्मान मिलता है, वहां विदेश का सबसे बड़ा सम्मान, तो वो सम्मान होता है, उपाधि अलग चीजें होती हैं। इससे संबंध दोस्तों जो पद्म जो मतलब भारत रत्न है और पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, यह उपाधि के श्रेणी में नहीं आते हैं। जो भारत रत्न दिए जाते हैं और पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, यह उपाधि के श्रेणी में नहीं आते हैं। जो व्यक्ति इसको पाता है वो अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगाता है, ना ही उसे कोई विशेष स्टेटस मिलता है। वो अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकेगा कि पद्म भूषण ये सब अपने नाम के आगे लिख ले, ऐसा नहीं कर सकता है। एक केस था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, 1955 का एक केस है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1955 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया कि भारत रत्न अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि नहीं है। यह था केस बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1955 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि भारत रत्न अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि नहीं है। क्या अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि नहीं है? यह बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1955 के मामले में निर्णय दिया गया था। फिर अनुच्छेद 18(3) क्या कहता है, इसको देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 18(3) कहता है कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, अनुच्छेद 18(3) कहता है कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अधीन यानी कि अपनी सरकार है उसके अधीन किसी भी लाभ के पद यानी कि लाभ का पद जो होता है और या विश्वास के पद पर कार्यरत है, यानी कि सरकार के अंडर क्या कर रही है, काम कर रही है, उसके अंडर क्या कार्यरत है, राष्ट्रपति के सहमति के बिना, वह भी व्यक्ति राष्ट्रपति के सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति भी जो अपने सरकार के अंतर्गत काम करते हैं किसी विश्वास के पद पर या लाभ के पद पर है, यानी कि जो मंत्री के पद होते हैं विश्वास के ये लाभ के पद नहीं होते हैं, और जो मतलब सरकार के अंतर्गत विश्वास या लाभ के पद पर है कोई भी विदेशी नागरिक, वह किसी भी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति के बिना कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। यह कहता है अनुच्छेद 18(3). अब अनुच्छेद 18(4) क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद 18(4) कहता है कोई भी व्यक्ति, इसमें विदेशी ना ही और ना ही देशी का चर्चा है। यह कहता है कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर हो राष्ट्रपति के सहमति के बिना, वह भी व्यक्ति का राष्ट्रपति के सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई भेंट यानी कि गिफ्ट, उपाधि
अथवा पद यानी कि पोस्ट प्राप्त नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(4) कहता है कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत लाभ या विश्वास के पद पर है वह विदेशी राज्य से कोई भी भेंट, उपाधि या पद प्राप्त बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पद प्राप्त नहीं करेगा। यह कायदा अनुच्छेद 18(4). दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है हमारा समानता का अधिकार। पिछले वीडियो हम लोग अनुच्छेद 14 और 15 के बारे में डिस्कस किए थे एकदम डिटेल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं अनुच्छेद 16, 17 और 18 के बारे में। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।